अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रब्बी ज़िदनी इल्मा। साइकोलॉजी 101 की पूरी किताब की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और तमाम कॉन्सेप्ट्स के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अक़वाल ज़रीन सुनाता हूँ। किसी मुफ़क्कर ने कहा था कि वो किताब जिसको एक प्रोफेसर 6 महीने या 1 साल लगा के स्टूडेंट्स को सिखाता है, आपका दोस्त आपको आधे घंटे में वो सारी किताब जो है उनसे ज़्यादा अच्छी समझा देता है। ये बात नहीं है कि हमने PhD की हुई है, मगर बात यह है कि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो वाली ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो प्रोफेसर साहब शायद वो वाली एग्जांपल्स ना दे सकें, मगर हम अपनी आसानी के लिए ऐसे एग्जांपल देते हैं कि अगला बंदा, हमारा स्टूडेंट फेलो जो है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ सके। मेरी भी कोशिश होगी कि मैं सादा सी ज़ुबान में आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझा दूँ जो कि इस किताब के अंदर जो है अवेलेबल हैं। ठीक है, चलें जी, अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी 101 के पहले तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूं जो हमारी पूरी आगे किताब के अंदर इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, ये सारे ये अगर आपको समझ आ गया तो शायद अपने से भी आप काफ़ी ज़्यादा लिख सकें। ठीक है, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग का। क्लासिकल कंडीशनिंग ये पेश किया था आइवन पैवलव ने। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की ये वाली जो है ना, एक आइवन पैवलव ने कायम किया। तो इसमें है कि ये एक ऐसा लर्निंग का प्रोसेस है जिसमें इंसान अनकॉन्शियसली सीख रहा होता है। ठीक है, अभी मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं कि लीमू का मैं नाम लूँ ना, लीमू का, अगर आपने लीमू ज़िंदगी में देखा हुआ है तो आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अनकॉन्शियसली आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच अनकॉन्शियसली वी लर्न द रिस्पॉन्स फॉर एनी स्टिमुलस इनपुट है और रिस्पॉन्स आपका जो आपको पता है कि आउटपुट है। ठीक है, ये हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट एक जो है JB वैटसन ने कायम किया था। उसने कहा था कि इंसान जो है बाहर की इन्वायरमेंट से सीखता है। वो फ्रॉइड की तरह नहीं कि इंसान जो है अंदर से जो है सारी उसको अनकॉन्शियसली वो सीख रहा होता है, नहीं। इसने कहा कि इंसान जो है इन्वायरमेंट से सीखता है। आप चाहे इंसान को चोर बना दो, चाहे उसको जज बना दो, चाहे उसको जो है हाफिज़ बना दो, चाहे उसको डकैत बना दो, क्या है, आप उसको इन्वायरमेंट वैसा दो। ठीक है, बिहेवियर इंसान का मतलब अगर उसको रीइंफोर्समेंट मिलती रहे, पनिशमेंट मिलती रहे या रिवॉर्ड मिलता रहे, तो वो क्या है, वो सीख जाता है। ठीक है, वो उस चीज़ों को ज़्यादा रिपीट करता है जिससे उसको रिवॉर्ड मिलता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। हम भी बड़े, अगर हमारी कोई तारीफ़ करे तो हम उस बिहेवियर को ज़्यादा रिपीट करते हैं। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट JB वैटसन ने कायम किया। इसमें रीइंफोर्समेंट में पनिशमेंट और रिवॉर्ड का कंसेप्ट है। ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी तो वो जो है आपका एक्शन है वो रिपीट नहीं होगा। अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आप उस एक्शन को करते जाओगे हत्ता कि वो आपकी आदत बन जाता है। ठीक है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ये कॉन्सेप्ट दिया था जोसेफ वॉल्पी ने। इनका कहना है कि जो है ना, अगर फ़र्ज़ करें आप किसी का डर ख़त्म करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें किसी को मेंढक से डर लगता है, ठीक है, या सांप से डर लगता है, तो आप उस पेशेंट को अच्छे से इन्वायरमेंट में बिठाओ। ठीक है, उसको जो है ना दूर से उस चीज़ से एक्सपोज़ करो। अगर मतलब दूर से बंदा डर जाएगा, फिर उसको मतलब समझाओ कि आप जो है ना थोड़ा काम डाउन हो जाएं। फिर उस चीज़ को करीब लाते जाओ, हत्ता कि ऐसा भी दिन आएगा कि वो बंदा जो है उसके पास वो सांप पड़ा होगा, उसको हाथ भी लगा रहा होगा, मगर उसको डर नहीं लगेगा। ठीक है, एवर्सिव जो है आगे वाली थेरापी, इसमें ऐसा होता है कि इंसान, इसको अगर देखा जाए ना, तो मैं आपको उर्दू का अगर वर्ड बताऊँ, आपको नहीं किसी चीज़ से क्या ऐसी आना शुरू हो जाती है ना, ये भी किस चीज़ को सिखाने या अनलर्न करने के लिए ये भी जो है ना एक तरीका इस्तेमाल होता है, एवर्सिव थेरेपी, कि इंसान को जो उन चीज़ों के साथ एक्सपोज किया जाता है, फ़र्ज़ करें सिगरेट पीते हैं इंसान, तो सिगरेट के अंदर ऐसा केमिकल डाल देंगे कि इंसान को ना वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। जब इंसान सिगरेट के बारे में नेक्स्ट टाइम सोचेगा, उसको वॉमिटिंग का ख्याल आएगा, यार ये तो गंदा काम है, छोड़ो इस काम को। इस तरह आप किसी चीज़ को लर्न या अनलर्न करवा देते हो इन तरीक़ों से। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मैं बताऊँ, मैंने बड़ा सफ़र किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, मगर मैं चाहता हूँ मेरे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम इन कॉन्सेप्ट को जो है ना उनके क्लियर हो जाएं। मुझे किसी ने नहीं समझाया, मगर आपको कम से कम कोई समझाने वाला अगर मिल गया है तो इसको जो है ना यूटिलाइज़ करें। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। मैं अभी फ़िलहाल आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर जो मैंने एक क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है वो मैं आप तक जो है ना डिसमिनेट करूँगा। ठीक है जी। अच्छा, मॉडलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इंसान जो है दूसरों को देख के सीख रहा होता है। ठीक है, बच्चा है चाहे बड़े हैं, हम दूसरों को देख के ना, ये भी लर्निंग का एक प्रोसेस है
ये भी आगे हमें काम आएंगी। ये वाली टर्म्स जो है ना, इनसे आपको फेमिलियर हो जाना चाहिए, पेपर में भी आ सकती हैं। व्हाट इज़ मॉडलिंग? तो मॉडलिंग जैसे हम मॉडल्स की फॉलो करते हैं, मॉडल्स को फॉलो करते हैं, ऐसी मॉडलिंग में जो है ना लोग दूसरों को देख के कॉपी कर रहे होते हैं उनका बिहेवियर, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर जो हैं, इनके सपूत हैं इसके, इस स्कूल ऑफ थॉट के। इनका कहना था कि अगर आप जो है इंसान को अगर सीखने का मौका दें, इंसान को अच्छा इन्वायरमेंट दें, इंसान को उसको इज़्ज़त दें, ठीक है, तो इंसान जो है वो उसमें है इतना कैपेबिलिटी अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि वो जो है ना वो अपनी टेंशन वाली ज़िंदगी, उसको साइकोथेरेपी, हालांकि उसको बंदा जो है ना वो नाकारा हो चुके हैं, मगर आप उसको जो है ना थोड़ा हौसला दो कि आप जो है आप रिकवर हो जाओगे, ठीक है, आप इस टेंशन वाली ज़िंदगी से बाहर आ जाओगे, तो इंसान वो आ जाता है, ठीक है। तो मैं अगर बताऊँ तो हाँ, कि मतलब वो इंसान को अगर इज़्ज़त दी जाए तो वो अपनी उस कैफ़ियत से बाहर निकल के, मतलब वो साइकोपैथ वाली जो ज़िंदगी होती है उससे निकल के वो एक अच्छा इंसान, एक यूटिलाइज्ड, मतलब एक भरपूर इंसान और भरपूर काम करने वाला इंसान बन सकता है। इसके लिए एक थेरेपी पेश की थी कार्ल रॉजर्स ने, सीसीटी उसको बोला जाता है और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी बोला जाता है। अभी देखें, क्लाइंट उसने बोल के उस बंदे की इज़्ज़त नफ्स बचा ली है, हालांकि वो है पेशेंट है वो, मगर उसको बोला कि क्लाइंट। अभी आप किसी क्लाइंट तो कोई भी हो सकता है, तो इसने इंसान को जो है ना ऑनर दे के उसकी थेरेपी का नाम भी उसने ना क्लाइंट रख दिया, क्लाइंट सेंटर थेरेपी। इसमें इंसान को फौकियत दी जाती है कि उसको ऐसे तरीके सिखाए जाते हैं कि जो है ना अपनी वो उस टेंशन वाली ज़िंदगी, अपनी जो है न्यूरोटिक ज़िंदगी, उससे निकल के अपना जो है एक स्मूथ ज़िंदगी में जो है ना एक फुली फंक्शनिंग इंसान वो बन सके। सही। साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट जो सिगमंड फ्रॉयड जो है इसके वानी है, इन्होंने कायम किया था। ये इसमें जो है ना अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस या सब कॉन्शियसनेस, इस तरह की टर्म्स जो है ना इस्तेमाल होंगी। इसने कहा था कि इंसान जो है अनकॉन्शियसली जो है ना उसको बहुत ज़्यादा जो है ना इनपुट्स मिल रही होती हैं, ठीक है। अभी मैं सारे जो कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रॉयड ने इस्तेमाल किए थे वो मैं आपसे बयान करता हूँ। कॉन्शियसनेस वो होता है कि जो इंसान को पता होता है कि वो जो है ना उसको पता है। अभी देखें, जो मैंने बोला ना कि उसको पता होता है कि उसको पता है। अभी आपका नाम आपको पता है, ठीक है, मेरा नाम मुझे पता है, मैं कहाँ से रहता हूँ, मुझे मतलब मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये मुझे पता है, तो इसको बोलेंगे कॉन्शियसनेस। वो चीज़ें जिनका आपको अवेयर है, ठीक है, फुली अवेयर हैं आप, वो होती हैं कॉन्शियसनेस। ये था सिगमंड फ्रॉयड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे इसके दो और कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपसे बयान करता हूँ, चलते हैं उनकी तरफ। दूसरा है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस ऐसा है कि आपको पता नहीं है कि वो आपके साथ जो है ना आपकी पर्सनालिटी के अंदर है, हमें नहीं पता कि हमने कहाँ से सीखा है, मगर वो हमें हमें ऐसे ना मतलब हमारे बिहेवियर को मोल्ड कर रहे होते हैं। अभी जैसे डर नहीं, इंसान को डर लगता है किसी चीज़ से, हमें नहीं पता वो डर हमारे अंदर कहाँ से आया है, मगर वो हमें रात को अंधेरे में नहीं जाने देता है ना, होता है ना। मतलब ऐसे अनकॉन्शियसनेस, ये चीज़ें जो मैं बयान कर रहा हूँ आपने अपने अल्फाज में बयान करनी है। हैंड आउट से कोई बंदा भी याद नहीं कर सकता है, चाहे जितना मर्ज़ी वो जो जितना मर्ज़ी फने खाए ना, मगर फिर भी हैंड आउट से वर्ड टू वर्ड याद करना इस स्टेज में, इस लाइफ के स्टेज में नहीं पॉसिबल। अनकॉन्शियसनेस क्या हो गया फिर कि आप जो है वो चीज़ें आपके बिहेवियर को जो है ना वो कर रही होती हैं, मगर आपको उनका अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है। सब कॉन्शियसनेस ऐसा है कि वो ये इन बिटवीन आता है अनकॉन्शियसनेस और प्री कॉन्शियसनेस में। मतलब अगर चीज़ें आपको नहीं मालूम, मतलब आपको नहीं मालूम, मगर आप थोड़ा सा ज़ोर दें तो आपको याद आ जाती हैं, ठीक है। जैसे भूली हुई चीज़ें इंसान जो है अगर कोशिश करे तो वो याद आ जाती हैं। ओके, आगे सिगमंड फ्रॉयड ने ना 3 स्ट्रक्चर ऑफ माइंड दिए थे, माइंड के 3 स्ट्रक्चर, इनको भी आप एक लिख लें। माइंड की 3 स्ट्रक्चर। इड हो गया, जैसे प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब खुशी इंसान को जब उसकी डिमांड होगी, बच्चा जैसे होता है ज़िद करता है कि मुझे अभी चाहिए, ठीक है। ये जज्बाती या प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कि इंसान को जब उसकी ज़रूरत बनी तो उसी वक्त उसने कहना है कि मुझे इसको जो है ना पूरी करो, इस मेरी ज़रूरत को, इस ड्राइव को, बेसिक ड्राइव को पूरी करो, ठीक है। जैसे कि हो गया, और जो होगी आपकी बॉडी नीड्स भी इसको बोल सकते हैं, या विश फुलफिलमेंट, जो मतलब आपकी ज़रूरत होती, ख्वाहिश होती कभी मेरी पूरी करी जाए, तो ये इड होता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। आपने जो प्रिंसिपल लिखे ना ये याद रखने आगे। दूसरा हमारा ईगो है, ये सुपर ईगो और ईड के दरमियान में आता है। मतलब ये रियलिटी जो हकीकत पसंद नहीं होते, ये हकीकत पसंद दिमाग का हिस्सा है, ठीक है। मतलब रियलिटी, अगर फ़र्ज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 भाई हैं, छोटा भाई जो है ना उसने जो है ना एक बार चीज़ ले ली,
दूसरी बार अगर वो चीज़ मांगेगा ना तो उसको एक जो है ना दिमाग में ख्याल आएगा कि नहीं भाई ये जो है ना पिछली बार मैंने चीज़ ली थी, अभी मेरे बड़े भाई का हक है, ठीक है। तो इस तरह ये जो ये वाली होता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ये आपका ईगो होता है। अना जिसको बोलते हैं, अना इंसान को जो है ना बहुत सारी चीज़ों से जो है ना बचा लेती, बहुत सारी शर्मिंदगियों से बचा लेती। सुपर ईगो जो होती है वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे माशरे के अंदर, जो चीज़ें चल रही होती हैं हम वो वाली चीज़ें जो है ना नहीं करते कि जो है ना हमारा जो है माशरे में इमेज ख़राब ना हो जाए। ओके, ये थोड़ा सा इसको ये मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है, थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। अच्छा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मैं ना उन क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला हूँ जो हमारे मेरी मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे किताब में, ठीक है। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपको ये सारे, ठीक है। मैं समझाता जाता हूँ साथ में। जैसे मेमोरी इज इक्वल टू LIR। एल होता है आपका लर्निंग, आपने इनकी एब्रीवेशन भी याद करनी है। आई फॉर इंटरवल बिटवीन, आपने जब याद की और याद दोहराने पड़ रहा है आपको, ठीक है। आर होता है रिमेंबरिंग, मतलब जितना आप इसको याद करेंगे, जितना ड्यूरेशन होगा और जितना याद आप कर रहे होंगे, मतलब रिमेंबरिंग कर रहे होंगे, ठीक है, उतनी आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, सही है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन आइकॉनिक एंड इकोनिक। इको सुना है आपने? इको, इको साउंड सिस्टम। इको मतलब जो मेमोरी आप कानों के ज़रिए आपके अंदर जा रही है, दिमाग के अंदर जा रही है, वो आपकी इकोनिक होगी। आइकॉनिक होता है कि जैसे आइकॉन आपके कंप्यूटर के होते हैं, आप आइकॉन जो है ना नज़र आने वाली चीज़ें, वो आप जो मेमोरी दिमाग आप आँखों के ज़रिए सीख रहे हैं, आँखों के ज़रिए दिमाग के अंदर जा रही है, वो आपकी आइकॉनिक मेमोरी होगी, ठीक है। कोई भी आप ये जो है मेमोरी इम्प्रूव करने का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, कोई टिप्स बताएं। चंकिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथड ऑफ लोसाई इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, प्रोसीजरल मेमोरी, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है प्रोसीजर्स, वो मेमोरी जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जो प्रोसीजर्स हमने सीखे हुए, जैसे हमने जो है ये कुकिंग करनी सीखी हुई, ड्राइविंग करनी हमने सीखी, मतलब हमारा कॉन्शियस उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। स्विमिंग कर रहे होते हैं ना आप, जैसे तो दौड़ रहे होते हैं जैसे आप, ये सारा जो है ना हमारे अनकॉन्शियसली जो है ना काम हो रहा होता है, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। स्विमिंग करते हुए कैसे बाजू आगे पीछे जा रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि हमने ब्रेक कितनी बार लगाई गाड़ी चलाते हुए, ये सारा जो है प्रोसीजरल मेमोरी। एपिसोड जितनी भी आपके दिमाग के अंदर जो है ना जैसे नहीं आपकी एपिसोड्स होती हैं, मैट्रिक में मैं कैसा था, जो है मैंने FSC मेरी कैसी हुई, बचपन में मैं कैसा था, मतलब जो मेमोरीज एपिसोड्स के ज़रिए आपके दिमाग के अंदर एपिसोड्स बनी हुई, जवानी का, बचपन का, ये एपिसोड्स बनी हुई, ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा है, एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। ये जो है अगर जो चीज़ें अनकॉन्शियस में ऑपरेट हो रही हो ना, तो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी इन्वॉल्व होती है। एक्सप्लिसिट होता है बाहर वाली, मतलब जो हमें जिसका शऊर है, और इम्प्लिसिट होता है हमारे अंदर वाली, जो लाशऊर में हमारी जो है ना मेमोरी ऑपरेट हो रही होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द ड्रॉबैक? फ्लैशबैक मेमोरी जो है ना, आप लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक टाइप है। इसमें जो है ना आप अपनी ऑटोमेटिकली जो है ना अपनी तरफ से जो है ना कुछ एडिशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फ़लाँ 10 साल वाला वाक़या जो है ना, उसमें आप इसमें जो है ना ये चांसेस हैं कि आप जब उसको बयान करने लगें तो जो चीज़ें उधर अवेलेबल नहीं भी थी वो भी आप बयान करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये आगे ब्लेसिंग जो है एक फॉरगेटिंग, भूल जाने एक ब्लेसिंग है। तो इसमें आप अपनी राय पेश करेंगे वाकई जो है ना भूल जाना ब्लेसिंग है, वरना हम जो है ना आज तक अपने जो हमसे बिछड़ चुके हैं उन्हीं का गम लेके रोते रहते, ठीक है। 3SQ 3R जो टेक्निक है, इस याद करने की टेक्निक है, आपने इसके एब्रीवेशन याद करने हैं। एस होता है स्किमिंग, आप जब पढ़ने लगो तो पहले स्किम कर लो, फिर क्वेश्चन करो अपने आप से कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इस पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है। स्किमिंग होता है मोटा मोटा पढ़ना, ठीक है। 3R मतलब रीड, रीड करो टोटली, फिर आप रिसाइड करो और फिर आप जो है ना उसको रेपिटेशन। और मेमोरी की कुछ बीमारियों का जिक्र हमारी बुक के अंदर किया हुआ है, आपने सब पढ़नी है। एमनीशिया जो है ये भी एक भूल जाने की बीमारी है, बुज़ुर्गों में ज़्यादा होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है एमनीशिया इसकी जो है ना होती जाती है इसमें। अच्छा, आगे जो है ना डिजीज़ जो है फैमिलीज़ के अंदर रन करती है, तो मैं आपको बता दूँ कि HD जो है ना, भी देखो एक मैं आपको जो है ना एक टोटका बताता हूँ, जो एक चंकिंग मेथड है। HD मतलब फैमिली में बंदा, टीवी होता है ना, टीवी फैमिली के साथ बैठ के बंदा HD टीवी देखते हैं, तो फैमिलीज़ में जो बीमारी रन करती है वो कौन सी होती है? ये जो है HD, इसका आप हंटिंगटन डिजीज़ इसका नाम है पूरा, आप इसको जो है ना ऐसे याद कर सकते हैं। ALS जो है ये मेल्स में ज़्यादा होती है, मतलब मेल जेंडर में ये ज़्यादा जो है ना बीमारी प्रिवेल करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अभी मेंटल दिमाग में हम चीज़ें याद करने के लिए ना शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आप टेबल याद करते हैं, 2 × 2 × 2 याद है हमें कि 2 को मल्टीप्लाई करते रहें, उसमें 2 का एडिशन होता जाएगा, ठीक है। तो जो एडिशन करें, मतलब वो वाले कॉन्सेप्ट्स, वो वाले शॉर्टकट्स जब हम उनको अप्लाई करें और जवाब बिल्कुल एक्यूरेट आए, उनको बोलते हैं हम एल्गोरिथम्स, ठीक है। और वो वाले शॉर्टकट्स अगर हम इस्तेमाल करें तो पॉसिबल है कि जवाब ठीक आ जाए, या पॉसिबल नहीं भी है कि जवाब ठीक आ जाए। जैसे कि अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ज़रूरी है कि हो भी सकता है कि इनमें से जो है ना आपका पेपर सारा आ जाए, और ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से जो है ना आधे सवाल भी ना आए, ठीक है।
तो ये एल्गोरिथम्स होते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देते हैं, और जो हेरिस्टिक्स होते हैं इसकी पॉसिबिलिटी इतनी नहीं होती कि एल्गोरिथम की तरह नहीं होता, कम से कम जो है ना जवाब ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, दूसरा आ गया रीजनिंग। रीजनिंग क्या होती है? अपने अल्फाज में बयान करना है। ऐसे आता है जवाब, क्वेश्चन वहाँ पे ना पेपर में ऐसे ही आता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपकी राय इसके बारे में क्या है। तो रीजनिंग ये होता है कि आप अपने तजुर्बात, माजी के एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज और अपनी जो है अकल को इस्तेमाल करते हुए जो किसी एक चीज़ का सोल्यूशन पेश करते हो, दैट इज़ कॉल्ड रीजनिंग। ओके। अच्छा जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल कॉन्सेप्ट्स? आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं, अगर देखिए हम दिमाग में चीज़ें याद करने के लिए ना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, हमारे कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जैसे बुक्स के बारे में, ये बुक इजी है, वो आसान है, वो मुश्किल है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं अगर अप्लाई किए जाएँ या बताया जाए किसी को, तो जो अगले बंदा है ना उसको बिल्कुल समझ आ जाती है इसका क्या कहना है, इसका क्या मीनिंग है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक सर्कल क्या होता है, आपको पता है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, एक गोल दायरा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो सर्कल कहलाएगा, ठीक है। नेचुरल कॉन्सेप्ट वो होते हैं जिनकी एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि जानवर, जानवर तो है, अभी जानवर कौन से, दो टांगों वाला है, चार टांगों वाला है, कितनी टांगों वाला है, ठीक है। बंदर है, मंकी है, आगे भैंस है, बकरी है, क्या है, ठीक है। और जो नेचुरल कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं होती, समझ आ गई? ठीक है जी। व्हाट इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी? एक साइकोलॉजी की ब्रांच है विच डील्स विद द कॉग्निशंस। कॉग्निशन होती है, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, द प्रोसेस ऑफ नोइंग, मतलब जानने का अमल, या वो जो हम जान चुके हैं, जो जानना चाहते हैं या जो जानेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निशन या कॉग्निटिव साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी की ब्रांच जो कॉग्निशन को स्टडी करती है, मतलब हमारी अकल, हमारी सोच, हमारे याद करने के तरीक़ों को स्टडी करती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है ना, याद हो गया, माशाल्लाह। अच्छा, व्हाट पार्ट ऑफ ब्रेन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू द कैनन बार्ड थ्योरी, जो बाद में प्रूव जो है ना फॉल्स प्रूव हो गया था। अच्छा, इन्होंने कहा था कि जो है ना थैलेमस होता है ना, जो थैलेमस, वो हमारे इमोशनल जो है इमोशंस होते हैं ना उनको डील करते हैं। ये थीरीज़ हमारी लिखी हुई हैं आपकी बुक के अंदर ना, थीरीज़ लिखी हैं। तो कैनन बार्ड की जो थीरी ना वो बाद में फॉल्स प्रूव होगी, तो उन्होंने कहा था थैलेमस जो है ना इस इमोशंस का ज़िम्मेदार है। अच्छा, व्हाट इज़ लाई डिटेक्टर? डिफाइन इन योर ओन वर्ड्स। जो जो आपने झूठ पकड़ने वाली मशीन जो है ना, सुना तो होगा, देखी शायद ना हो। तो उसमें ये होता है कि हमारी बॉडी जब झूठ बोलती है ना, तो हमारे जो है ना बीपी अप डाउन हो जाता है, हमारे चेहरे के तगय्युरात बदल जाते हैं, हमारी जो है ना ब्लड प्रेशर जो है ऊपर नीचे चला जाता है, हमारी हार्ट बीट जो है ना चेंज हो जाती है। तो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी के साथ चीज़ें अटैच कर दी जाती हैं, मशीन ऑपरेटर्स अटैच कर दिए जाते हैं। जब बंदा झूठ बोले तो जो है ना मशीन जो है वो अलार्म देना स्टार्ट कर देती है, द पर्सन इज़ लाइंग। ओके। अच्छा, वो आइडेंटिफाइड द फिनोमेना ऑफ पिप्लोमेट्रिक फर्स्ट टाइम। पिप्लोमेट्रिक जो है ना, ये आपको पता होगा कि जो हमारे डार्विन है, हमारे नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने ये जो है ना फिनोमेना इस्तेमाल किया था पिप्लोमेट्रिक्स का, ठीक है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी भी है एक, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, याद रखिएगा। व्हेन द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब जब बॉडी में अराउजिंग वाला जो है ना सिस्टम काम कर रहा होता है, तो उसमें बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? अच्छा, अराउजिंग क्या होती है? जब आपको फ़र्ज़ करें किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े ना, फ़र्ज़ करें फ़ाइट वगैरह होने वाली है, लड़ाई, फ़ाइट और फ्लाइट का सीन है, तो आपकी बॉडी जो है ना, एक तो सांस आपका फूल जाता है, देखा होगा आपने, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। किसी डरावनी चीज़ को देख लें, मतलब जहाँ पे भागने वाला कुत्ते आपके पीछे पड़ जाते हैं, खुदा ना खास्ता, तो आप जो है भागते हैं, तो क्या होता है, आपका जो है ना सांस और ये बीपी, ये सारा जो है ना आपकी जो है ना, एक और मैं चीज़ बताता हूँ, जब आपका ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, तो आपका मैदा जो है ना, स्टमक, वो ऑपरेशन जो है ना वो स्टॉप कर देता है या कम कर देता है, उस पर जो एनर्जी कम वेस्ट होती है। हमारी टांगों के अंदर, हमारे बाजुओं के अंदर, मुक्कों के अंदर जो है ना एनर्जी आ जाती है, और जो है जहाँ पे जो हमारे मतलब कि भागने के लिए जो सिस्टम काम आने वाले हैं, उनमें जो है ना एनर्जी चली जाती है। जो जिस्म के बाकी जो हैं ब्लैडर वगैरह, वहाँ पे जो है ना हमारी जो है ना एनर्जी कम वेस्ट होना शुरू हो जाती है। तो अराउजिंग सिस्टम जो होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको अराउजिंग बोलते हैं। इसका एक ऑपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक। जब ये कंडीशन ख़त्म हो जाती है इमरजेंसी वाली, तो फिर हमारा जिस्म नॉर्मल हालत में आना शुरू हो जाते हैं। ओके। अच्छा, इमोशन होते हैं एहसासात जिनको बोला जाता है, वो बंदा बोल के नहीं बताता, मगर अगले बंदे को नज़र आ जाते हैं, जैसे डर जो है, और आपको खुशी, गुस्सा, नफ़रत, मोहब्बत, ये क्या है, सारे हमारे इमोशंस हैं, ठीक है। इमोशन मतलब जो हमें इनमें जो है ना, देखें आप, इनमें कुछ चीज़ें जो है ना, बीपी अप डाउन चला जाता है, हार्ट बीट जो है आपकी तेज़ हो जाती है। इनमें इन जो है ना कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं हमारे जब इमोशंस है ना, इमोशंस में गुस्से में भी इंसान का हार्ट बीट ऊपर चला जाता है, और अगर बंदा जो है ना डरा हुआ हो तब भी जो है ना हार्ट बीट ऊपर चला जाता है। ओके, नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड।
थ्योरी, इसको मोटिवेशन थ्योरी भी बोला जाता है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा। अब्राहम मैस्लो जो है ना ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन है भला? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। एक और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट का नाम, जिनका नाम है कार्ल रॉजर्स। इन जो है ना, इन्होंने कहा था कि इनकी थ्योरी जो है ना अब्राहम मैस्लो की, हायरार्की ऑफ नीड, इन्होंने कहा था कि इंसानों की जो है ना कुछ 5 इसने ना कैटेगराइज करा, 5 नीड्स होती हैं। एक होती है नीचे वाली, सबसे नीचे वाली फिजियोलॉजिकल नीड्स, खाना पीना, ठीक है, और ये जो सारी हवा, ये इंसान की बेसिक नीड्स हैं। जब ये पूरी हो जाएं तो इंसान जो है इससे ऊपर वाली नीड का सोचता है। वो कौन सी है? सिक्योरिटी नीड। वो कहते हैं मेरे पास जो है ना घर भी होना चाहिए, मेरे पास जो है ना धूप से बचने के लिए जो है ना कुछ शेल्टर भी होना चाहिए। जो वाली नीड पूरी हो जाती है, फिर इंसान जो है थोड़ी सुपर वाली नीड की सोचता है। वो होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। मतलब वो कहता है कि मेरे जो है ना फैमिली भी होनी चाहिए, मेरे पेरेंट्स भी होने चाहिए, बहन भाई और प्यार करने वाले होने चाहिए मेरे साथ। जो वाली नीड पूरी हो जाती है तो फिर सेल्फ स्टीम नीड आती है, ठीक है। सेल्फ स्टीम, वो बंदा कहता है मेरा माशरे में कोई मुकाम होना चाहिए, ठीक है। और फिर वो आगे के लिए स्ट्रगल करते हैं। फिर सबसे ऊपर वाली जो ये भी पूरी हो जाए, फिर इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, मतलब वो बंदा जो काम को जो है ना वो कहता है कि मैं करना चाहता हूँ, वो कर लेता है। जैसे कि अच्छा पेंटर जो है वो कहता है कि मैंने एक अच्छी पेंटिंग बनानी जिसमें फ़लाँ जो ऐसे समंदर ऐसे बह रहा हो, आगे जो है ना कश्तियाँ ऐसे चल रही हूँ। वो बंदा जब करते है तो उसको खुशी का एहसास होता है, ठीक है। तो ये जो है ना हायरार्की ऑफ नीड आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे बंदे सेल्फ एक्चुअलाइज़ नहीं हो सकते, क्योंकि उनको जो है ना ये जो बाकी नीड्स हैं वो कम ज़्यादा होती रहती हैं। किसी की फौत की होगी या मर गया प्यारा, वो उस नीड पे जो है ना उसको फिर फुलफ़िल करने के चक्करों में पड़ जाता है। सेल्फ एस्टीम जो है, नौकरी चला जाती है इंसान की। मतलब ऐसे जो है ना ऊपर नीचे, इन्हीं के अंदर जो है ना वो बंदा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइज कोई बंदा ही होता है, ओके। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ड्राइव्स एंड सेकेंडरी ड्राइव्स? प्राइमरी ड्राइव्स वो हैं जो मतलब कि हमारी बेसिक ड्राइव हैं, जिनके बगैर हमारा दुनिया में रहना नामुमकिन है। ऑक्सीजन हमारी जो है ना बेसिक ड्राइव है, खाना हमारा पीना, और ये जो है और जो बहुत सी जो मतलब हमें पता है कि जो ज़रूरी हैं ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। और सेकेंडरी का आपको पता है कि अगर वो ना भी फुलफ़िल हो तो इंसान जो है गुजारा कर लेता है, ठीक है। अच्छा, आगे ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करें तो आपको पता है जैसे मोटापे को हम बोलते हैं ओबेसिटी, ठीक है। एक होता है बुलिमिया, और तीसरा जो है आप याद कर सकते हैं एनारोक्सिया नर्वोसा। एनारो एन एनारो एनर एनोरोक्सिया नर्वोसा, ओके। बुलिमिया, एना एनोरेक्सिया नर्वोसा, सॉरी ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है, आप याद करिएगा, ठीक है। ओबेसिटी भी एक जो है ना ईटिंग डिसऑर्डर है जिसको मोटापा बोलते हो, ठीक है। अच्छा, आगे वही आ गया एमनीशिया, जो आपको बोलता है कि मेंटल एक जो है प्रॉब्लम है, मेमोरी के साथ इंसान की मेमोरी जो है आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। और आगे देखा जाए तो आर इस 3 SQ3R, ये भी हम आपको बता चुके हैं। स्कीमिंग, क्वेश्चनिंग, रीडिंग, रिसाइटिंग एंड पे रिविजन, ठीक है। व्हाट इज़ ऑडिफस कॉम्प्लेक्स? ये जो है ना सिगमंड फ्रायड के ऊपर जो है ना इस काम की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि बचपन में ना इंसान जो होता है, बच्चा या बच्ची, उसको कॉम्प्लेक्स आ सकता है। वो 2 तरह का हो सकता है, ऑडिफस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिफस एक बादशाह का नाम है, उससे ये वाली जो है ना एक टर्म ली गई थी। ऑडिफस ये होता है कि जो लड़का होता है वो अपनी माँ से जो है ना वो इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा रखता है, ठीक है। आप इसको गूगल पे सर्च करिएगा, ठीक है। मैं बड़े मतलब इन स्मूथ अल्फाज में बयान कर सकता हूँ, मगर इसी वजह से इसको जो है ना बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है कि लड़की अपने जो है ना पेरेंट फादर के साथ अपने जो है ना वो इमोशनल अटैचमेंट बना लेती है, वो अपनी माँ से हेट करना स्टार्ट कर देती है। लड़का अपने फादर से जो है ना वो हेट करना स्टार्ट कर देता है। कहते हैं कुछ बच्चों में ये जो है ना आ जाता है, मगर इसको बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। अच्छा, सिगमंड फ्रॉइड ने ना कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म का जिक्र किया था। उनमें डिप्रेशन, रिग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आप याद करिएगा। मैं भी रिप्रेशन बता देता हूँ। रिप्रेस जैसे आपने कुछ अनवांटेड नीड्स होती हैं हमारी, जो कुछ ख्वाहिशात होती हैं उनको आप दबा देते हैं, ये कहता है कि फिर हमारे लाशौर में चली जाती हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेशन। रिग्रेशन होता है कि बंदे को पछतावा नहीं जैसे होता है, पछतावा, रिग्रेशन दूसरा, मैं अभी दूसरे की बात कर रहा हूँ। रिग्रेशन होते है कि इंसान जो है पुराने वक्तों में चला जाता है, बच्चों वाली हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो क्या होता है? रिग्रेशन है, रिग्रेट से निकला है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि गुस्सा किसी और पे होता है और निकाल इंसान किसी और पे देता है। ये तीसरा, मतलब कि अपने जो है ना बॉस से बाहर से बेइज्जती करवा गया और अपने बच्चों को आगे जो है ना पीटना स्टार्ट कर दिया। ये कौन सा हो गया? तीसरा डिफेंस मैकेनिज्म। 3 का मैंने बयान कर दिया, आप जो बाकी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था कि आपके ख्याल में कौन सा साइकोलॉजिस्ट उसका काम जो है उससे आप मुतमिन हैं, कार्ल रॉजर्स या सिगमंड फ्रायड? सिगमंड फ्रायड को ज़्यादातर लोग जान, इसके कामों से तो आप भी वाकिफ़ हैं। मतलब इसने एड, ईगो और सुपर ईगो वगैरह और डिप्रेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब डिफेंस मैकेनिज़्म का। कार्ल रॉजर का मैं आपको बताता हूँ, कार्ल जॉन्ग का, सॉरी। कार्ल जॉन्ग जो है ये हमारे ये सिगमंड फ्रायड के पहले तो दोस्त थे,
ठीक है, उसी के हम असर हैं, उसी के दौर के हैं अभी। फिर ये जो है ना उनसे अलहदा हो गए, ठीक है, उसकी जो है ना इससे नहीं बनी, फिर ये अलहदा हो गया, इसने अपना एक स्कूल कायम किया, स्कूल ऑफ थाट कायम किया, उसको बोलते हैं एनालिटिकल साइकोलॉजी, ठीक है। इसने कॉन्सेप्ट दिया था कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस और पर्सनल अनकॉन्शियसनेस का। पर्सनल अनकॉन्शियसनेस वो होती हैं जो इंसान के साथ अपने बीती और उसने उनको जो है ना मतलब लाशौर में चली गई, इंसान के साथ बीती मगर उसके लाशौर में चली गई, पर्सनल अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस ये होता है कि इंसान जो है ना उसके आबाओ अजदाद के साथ जो कुछ हुआ था और जो है अब तक उसकी नस्ल के अंदर जो है ना चलता आ रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। 3 न्यू फ्रॉयडियन का नाम बताएं। न्यू फ्रॉयडियन वो थे जिन्होंने पहले सिगमंड फ्रॉयड के साथ काम करते थे, फिर उनकी जो है ना उससे अनबन हुई और उन्होंने लहदा अपने स्कूल ऑफ थाट काम कर लिए। अभी मैंने एक आपको बताया कार्ल जोंग, आप और भी नाम लिख सकते हैं जैसे कि रॉजर्स, सॉरी नाम है उनका अल्फ्रेड एडलर, कैरन हॉर्नाई, ये जो हैं ये कौन से हैं हमारे न्यू फ्रॉयडियन है, ठीक है। अच्छा, आगे आपकी बुक के अंदर ट्रेड्स का जिक्र किया गया है। ट्रेड क्या होती है, खसलत होती है इंसान की ना। अभी मैं एग्जांपल दूं, इस्लाम की हिस्ट्री में हज़रत जितने भी सहाबा कराम हैं हमारे खुलफाए राशिदीन, हज़रत अबू बकर किस वजह से मशहूर थे, उनकी जो है ना सदाकत की वजह से। दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक अपनी अदल की वजह से। तीसरे हज़रत उस्मान गनी अपनी सखावत की वजह से, ठीक है। हज़रत अली अपनी शुजात की वजह से। वो आपका ट्रेड जो आपकी पर्सनैलिटी पे हावी हो जाए और आपकी शनाख्त उससे होना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं कार्डिनल ट्रेड। जैसे आप कार्डियोलॉजी नहीं सुना आपने, दिल का जो है ना वो हॉस्पिटल के अंदर एक शोबा होता है, वो दिल होता है, मतलब वो इंसान को जो है ना वो सबसे हावी होता है उसके सारे ट्रेड पे, उसकी पर्सनालिटी जो है ना उसी की वजह से डिटरमिन होती है। इसको बोलते हैं आप कार्डिनल ट्रेड, ठीक है। दूसरा एक सेंट्रल ट्रेड है, वो इससे लेस परवेसिव होता है, और एक तीसरा है सेकेंडरी ट्रेड, वो सबसे लेस परवेसिव होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। व्हाट इज़ द CCT, ये जो है CCT क्या है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ये कार्ल रॉजर्स एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स, ये दोनों हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। ये इसने जो है ना कार्ल रॉजर्स ने एक थेरापी मुतारफ़ करवाई, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। इसमें देखिए लफ्ज़ उसने किया है, क्लाइंट इस्तेमाल किया है, मतलब ऑनर दे रहा है वो अपना, जो है ना उसके पास बंदा आएगा, हालांकि है वो मेंटल पेशेंट बेचारा, मगर उसको एक ऑनर दिया जा रहा है कि आप क्लाइंट हैं हमारे, आप जो है ना हमारे पेशेंट नहीं हैं, ठीक है। बंदा जब किसी को ऑनर दिया जाए, इज़्ज़त दी जाए, तो फिर जो है ना वो जितना मर्जी बीमार हो वो रिकवर होने की कोशिश करता है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट इसी वजह से मशहूर हैं कि वो जो है ना इंसान को इज़्ज़त देते थे, मरीज़ को मरीज़ नहीं समझते थे, मगर एक जो है ना तकलीफ़ में उलझा हुआ इंसान समझते थे, उसकी हेल्प करना अपना फ़र्ज़ समझते थे, ठीक है। क्लाइंट सेंटर में ये होता है कि आपको जो है ना लड़के जो पेशेंट होता है उसको ऑनर दिया जाता है, इज़्ज़त दी जाती है, उसको तरीके बताए जैसे कैसे जो है ना अपनी इस कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो MMPI और TAT क्या है। एम एम पी आई एब्रीवेशन है आपका मल्टी मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ठीक है। MMPI किसका एब्रीवेशन है, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। और TAT आपका है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। और पहले वाला जो है ना MMPI, इसमें ये होता है कि क्वेश्चंस आपके जो है ना एक सेंटेंसेस की शक्ल में आपसे ना 1500 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनके जो है ना जवाब बताते जाते हो, उससे जो है ना आपकी पर्सनालिटी जज कर लेते हैं। TAT होता है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसमें जो है ना कुछ एम्बेगस तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं, उनके ज़रिए जो है ना आपकी पर्सनालिटी को पढ़ने की कोशिश की जाती है। अगर फ़र्ज़ करें एक एम्बेगस होगी, उसमें तस्वीर को जो है ना जो भी मतलब इंसान अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे एक अगर कोई मज़दूर है, वो देखेगा ये तो ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है। और जो एक किलर होगा इस तरह का कोई जो है ना मतलब जो डाकू वगैरह होगा, वो कहेगा ये तो पिस्टल है, ठीक है। इस तरह मतलब उनसे कहानियाँ लिखवाई जाती हैं एम्बेगस तस्वीरों को देख कर। TAT स्टैंड फॉर थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। आगे देखें, फ्रांसिस गैल्टन जो है ना ये चार्ल्स डार्विन के कज़न है, ठीक है। इस बंदे ने कहा था कि जो है ना अगर आप चाहते हो कि दुनिया में जो है ना सिर्फ ज़हीन लोग हों, तो आप जो है ना ज़हीनों की शादी ज़हीनों से करवाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ऐसे जब मैरिज होगी तो फिर उनके बच्चे भी ज़हीन होंगे, दुनिया में सारे ज़हीन पैदा होना स्टार्ट हो गए। इस वजह से इसको बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक है। ये खुद बड़ा ज़हीन था, इसका IQ लेवल आई थिंक मेरे ख्याल में 200 के करीब था। IQ की हम आगे बात करेंगे कि IQ क्या होता है, ठीक है। मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन इसका क्या था, बहुत ज़्यादा था, ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा था, इसने बहुत सारी चीज़ों में जो है ना महारत हासिल रखता था, ठीक है। अच्छा, आगे क्रिस्टलाइन और फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइन जैसे नाम से ज़ाहिर है, क्रिस्टल जो चीज़ आप टच कर सकते हैं, ठीक है। किताबों को पढ़ के आप जो है ना ज़ानत हासिल कर सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। और दूसरी जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये फादर से दादा से फादर में, फादर से बेटे में, बेटे से, ऐसे नस्ल दर नस्ल जो है ना चलती है, फ्लूइड की तरह बहती है, नस्लों में बहती है, ठीक है। आगे देखा जाए तो IQ का फार्मूला क्या है। IQ इंटेलिजेंट कोशेंट,
आई फॉर इंटेलिजेंस, क्यू फॉर क्वोशंट। इसका एक फार्मूला है स्कोर फाइंड करने का। आपकी जो है ना मेंटल एज ओवर आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज मतलब आपकी जहानत का लेवल क्या है, कितने आपने नंबर लिए। क्रोनोलॉजिकल एज है आपकी, मतलब जितने आपने साल दुनिया के अंदर जो है ना बिताए हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर देते हो 100 के साथ। आई क्यू इज इक्वल टू एम ए ओवर सी ए मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो जो जिन बंदों का आई क्यू होता है 100, उनको एवरेज समझा जाता है। और ये 85 से लेके 115 तक जो है ना दुनिया में आई क्यू पाए जाते हैं, ठीक है। एक बच्चा फ़र्ज़ करें, एक 8 क्लास का बच्चा है, मगर वो 10 क्लास की बुक जो है पढ़ लेता है, हम उसको बोलते हैं तुम्हारा आई क्यू जो है ना एवरेज से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। इस तरह जो है ना आपकी आई क्यू को जो है ना फाइंड किया जाता है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द स्कोर टेबल फॉर आई क्यू द मेजोरिटी पीपल हैव, यही जो मैं बात कर रहा था। 85 से लेके 115 तक जो है ना लोगों के आई क्यू होते हैं। और जो है आप आगे जो है ना पढ़ सकते हैं कि कितना जो है दुनिया में जो है ना ये सारी आप रेटिंग जो है ना पढ़ सकते हैं। और जो 140 होता है वो गिफ्टेड होता है। ये जो गैल्टन था इसका 140 से तो कहीं ज़्यादा था, ठीक है। अच्छा, ट्रिफाइनिंग जो है ना एक मेथड है, ये कबल मसीह और बहुत ज़्यादा पहले मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर ये वाला तरीका इस्तेमाल होता था। 2 सेंटीमीटर का एक सुराख जो है ना इंसान की खोपड़ी के अंदर कर देते थे। उसको ये होता था कि जो है ना बंदा ज़हनी बीमार हो गया ना, वो कहते थे इसके ऊपर जो है ना जिन भूत आ गए, इसके जो है ना जब हम ऐसे सर में सुराख कर देंगे तो इसके जिन भूत जो है ना सर के रास्ते से भाग जाएंगे। देखो भाई इनकी ये सोच देखो। ट्रिफाइनिंग का ये तरीकाकार है, एंशियंट मिस्र में जो है ना ये अप्लाई होता था। DSM-4 ICD क्या है? DSM-4 जो है डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल, और ICD स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। अच्छा, DSM जो होता है ना ये आपका अमेरिका के अंदर ये अभी भी राइज है। इसके अंदर जो है ना सारी मेंटल डिजीज़ का जो है ना लिखा हुआ है। मेंटल जितनी भी फ़र्ज़ करें आपकी, जैसे अमनीशिया हो गया, आपके शिज़ोफ्रेनिया हो गया, जितनी भी उनका सब का जो है ना लिखा हुआ। ICD जो है ना ये यूरोप और जो है बाकी दुनिया में जो है ना इस्तेमाल होती है। तो आप दोनों को जो है ना थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इंसान को? जैसे मतलब जब स्ट्रेस्ड होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी में आपको बता दूं, स्ट्रेस होती है कि थोड़े अरसे के लिए आपका जो है ना मेंटली आप डिस्टर्ब होते हैं। अगर ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करती है, काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलती रही, तो एंजाइटी में जो है ना तब्दील हो जाती है। एंजाइटी जो है बीमारी, एक सही खतरनाक किस्म की बीमारी, इंसान का जो है ना जिस्म काम करना स्टार्ट छोड़ देता है, सॉरी, ठीक है। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं आपके ख्याल में? वैसे इंसान का दिल नहीं लगता होगा काम करते हुए, या टेंशन होती होगी, जिस्म दुखता होगा, सही है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे चला जाता होगा। ये सारे जो हैं आप सिम्टम्स लिख सकते हैं स्ट्रेस के। फ़ोबिया क्या होता है? हर इंसान को ना कुछ कुछ हर इंसान के अंदर तकरीबन डर पाए जाते हैं। फ़ोबिया बोलते हैं ऐसा इरेशनल बिलीफ जो इंसान को किसी काम के करने से मना कर दे, ठीक है तो आपकी फीलिंग, मगर उसमें जो है ना ज़रा भी सच्चाई नहीं होती। मगर इंसान जो है ना काम करने से बिल्कुल ही जो है ना बैठ जाता है, इंसान से काम होते नहीं। इतना इंसान का बिलीफ पक्का हो चुका होता है, वो कहता है कि अगर मैं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। इरेशनल बिलीफ है, ठीक है। फोबिया इसको बोलते हैं। फोबिया किसी भी चीज़ से हो सकता है, चूंटियों से हो सकता है, मकड़ियों से हो सकता है, आग से हो सकता है, लोगों के हजूम से हो सकता है, पानी से हो सकता है, हवा से हो सकता है, फ्लाइंग से हो सकता है, ठीक है। ये अभी जो है ना आपने सारे याद करने हैं। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोजन सुने नाम, सॉरी, H2O, H2O मतलब हाइड्रो पावर प्लांट, जिस पानी का जिसमें नाम आता है हाइड्रो, वो हो गया। एरोफोबिया, फ्लाइंग का डर इंसान को हो सकता है। और फिडियोफोबिया जो होता है सांपों का डर हो सकता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 2-3 और मैं आपको बताऊं कि माइक्रोफोबिया, छोटे छोटे हशरात का डर हो सकता है, ठीक है। जीनोफोबिया, ये भी आप जो है ना सारे याद करिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया इंसान को जो है ना एक बीमारी है, जहनी इंशतात जहनी, वो पागलों वाली हरकतें स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखा जाए व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। हम पढ़ तो रहे हैं, शायद कुछ स्टूडेंट्स को भी जो है ना कन्फ्यूजन हो कि साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं और साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं। साइकोलॉजिस्ट वो बंदा होता है हु डू नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, मगर वो आपका इलाज करता है जहनी बीमारी का। कैसे इलाज करता है? जब वो मेडिसिन नहीं देता आपकी, क्या करता है आपसे, वो काउंसलिंग करता है, ठीक है, आपकी थेरेपीज़ करता है, ठीक है, आपको अच्छे अच्छे मशवरे देता है। मगर आपको जो है ना मेडिसिन वो नहीं देता, गोलियां नहीं देता। गोलियां देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मेडिसिन की डिग्री लेनी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड MBBS। और MBBS जितने डॉक्टर उसके बाद साइकोलॉजी की 2 साल की अगर स्पेशलाइजेशन कर लें, उनको हम बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। वो आपका जो है ना आपको मेडिसिन देता है, साथ में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है?
आपके ये बाकी काम करता है मगर मेडिसिन नहीं देता। और साइकेट्रिस्ट साथ में क्या करता है, आपको मेडिसिन दे के आपका मेंटल इलनेस का इलाज करता है, ठीक है। अगर देखें लेटेंट कंटेंट और मैनिफेस्ट कंटेंट इन ड्रीम, सिगमंड फ्राइड ने ना दो तरह के बोला था कि ड्रीम के जो है ना दो हिस्से होते हैं। ड्रीम के दो हिस्से होते हैं, एक तो वो जो होता है आपको नज़र आ रहा होता है, और एक जो होता है उसका मख्फी हिस्सा जिसको आप बोलते हो लेटेंट, ठीक है। मैनिफेस्ट वो जो आपको नज़र आ रहा है, और लेटेंट वो जो आपको उसका असल मीनिंग है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कुरान पाक पढ़ा होगा, सूरह यूसुफ भी आपने पढ़ी होगी माशाल्लाह। उसमें आपने देखा है जब शुरू में सूरज स्टार्ट होती है कितना प्यारे अंदाज में वो बोलते हैं कि बाबा मैंने ख्वाब देखा है कि मुझे जो है ना 11 जो है तारे, एक चाँद और सूरज जो है सजदा कर रहे हैं। देखने में तो क्या है, वो एक तारे सूरज की बातें कर रहे हैं, मगर हकीकत में क्या था, उनके बाप, उनके भाई और उनके जो है ना वो सगे भाई जो हैं उनको सजदा कर रहे थे। लेटेंट और मैनिफेस्ट में आपको समझ आ गई। एक और भी, जैसे वो अजीज़ मिस्र ने ख्वाब देखा था कि जो है ना ये इतनी गायें हैं उनको वही खा रही हैं। कि लेटेंट और मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ लेटेंट ड्रीम जो है आपको समझ आ जानी चाहिए। लेटेंट वो जो उसका छुपा हुआ है, और मैनिफेस्ट वो जो आपको नज़र आ रहा है सामने, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने सवाल की जाने बढ़ते हैं। वो कुछ ऐसे है कि व्हाट इज़ ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। अगर किसी इंसान जब पेशेंट जो है किसी साइकोलॉजिस्ट या अपने अपने डॉक्टर के अपने जो उसको इलाज कर रहा है उसके खिलाफ जो उसके साथ जो उसकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। वो हॉस्टाइल भी हो सकता है, मतलब वो उसके खिलाफ जो है ना वो ऐसी हॉस्टाइल किस्म की भी रख सकते हैं इंटेंशंस, और वो हमदर्दी वाला भी जज्बा रख सकता है, ठीक है। और उसको जो है ना जो उसके बदले में मिलती है, मतलब वो जो डॉक्टर उसके लिए जो है अपनी इंटेंशन रखते हैं, उसको आप बोलते हो काउंटर ट्रांसफरेंस, ठीक है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड रिवर्सिव थेरेपी मैंने शुरू में आपको बताया था, याद हो जैसे आपको। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन और ये रिवर्सिव थेरेपी ये बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियरल साइकोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। सिस्टमैटिक में होता है कि आपका डर जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। इसको किसने मुतारफ़ किया करवाया था, जोसेफ वॉलपेयर ने, ठीक है। और इसमें होता है कि मतलब डर, जैसे मैंने आपको बताया था सांप का डर है, तो इंसान को आहिस्ता 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 उस चीज़ के साथ एक्सपोज किया जाता है। आखिर में जो है ना उसका डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। एवर्सिव थेरेपी जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, जैसे नहीं इंसान को होती कराहत होती है, हाँ। जब इंसान फ़र्ज़ करें बच्चा ये जो है ना इसके लिए कोई प्रोफेशनल होना ज़रूरी नहीं है। एवर्सिव थेरेपी के लिए बच्चा फ़र्ज़ करें मट्टी खाता है तो उसके हाथों में आप साबुन लगा दो, खुद दूसरे दिन जो है ना मट्टी उसकी जो है ना वो खाने बंद हो जाएगी। एवर्सिव थेरेपी ये होती है, उसको कराहत जो है ना फ़ील करवाई दे। जैसे स्मोकर्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, इनके लिए जो है ना एवर्सिव थेरेपी जो है ना ये वो की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। व्हाट डू यू नो अबाउट रैशनल मोटिव बिहेवियर थेरेपी। वही जो एल्बर्ट एलिस ने ये वाली थेरेपी दी है। किसने बोला, एल्बर्ट एलिस ने, ठीक है। इसने कहा था कि इंसान के जो है ना इरेशनल बिलीफ्स जो है ना उनको ख़त्म करना चाहिए, वही जो है ना फसाद की जड़ है। इरेशनल कौन से हो सकते हैं, इंसान कहता है शुड तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उसको फिर जो है ना कोई रैशनल बोला जाता है, भाई तुम ये जो ना शुड वुड का इस्तेमाल ख़त्म करो, तुम इंसानों के साथ रह रहे हो तो उनके साथ कॉपरेशन के साथ चलना पड़ता है, ठीक है। विच साइकोलॉजिस्ट कैन बी यूज्ड बाय द नॉन प्रोफेशन, वही जो मैंने ऊपर बताई। बिहेवियरिज्म जो है ना बिहेवियर थेरेपीज जो है ना वो आपकी माएँ भी आपकी सजता है, हमारी तो मामू ने जो है चाहे वो मार पीट के हमारे साथ सीधा किया, मगर हमें जो है ना बिहेवियर हमारा जो है ना वो पेरेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते, मगर फिर भी जो है ना वो थेरेपी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। वो एक सुना होगा डंडा पीर जिसको बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आगे कि इंसान का एटीट्यूड कैसे फॉर्म करता है, कौन से एजेंट्स हैं उसकी एटीट्यूड फॉर्मेशन में जो है हेल्पफुल साबित होते हैं। इंसान की फैमिली, उसके दोस्त, पीर ग्रुप जिसको बोलते हैं, आपका सोसाइटी, स्कूल और मैस मीडिया, जितने जो हैं ये आपके एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन भी हैं, आपके एजेंट्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन भी हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस को काबू करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ आप अपना सकते हैं। अच्छी एक्सरसाइज आप ले सकते हैं, अच्छी डाइट आप कर सकते हैं, अपनी जो है ना अपनी रूटीन को चेंज कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ अच्छी बात कर सकते हैं, फैमिली के साथ फैमिली को टाइम दे सकते हैं। मतलब ये चीज़ें जो है ना आपकी स्ट्रेस को जो है ना इन चेक रखती हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो व्हाट इज़ हु इज़ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन ना अपनी क्योंकि जहाँ पे मैन पावर इन्वॉल्व होती है ना, ह्यूमन पावर इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे मसले मसाइल आते हैं, ज़हनी मसले मसाइल आते हैं लोगों को। तो उनको ज़हनी मसले मसाइल को दूर रखने के लिए, उनको मोटिवेट रखने के लिए, काम के साथ डेडिकेटेड रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, साइकोलॉजिस्ट को हायर करती हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिविटी को एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी को जो है ना अप रखने के लिए वो लोगों को अच्छे अच्छे मुफीद मशवरे देते हैं, उनके जो है ना कोर्सेज़ करवाए जाते हैं लोगों के, ठीक है, ताकि जो है ना इनका मोटिवेशन लेवल अप रहे और जो है काम अच्छे तरीके से परफॉर्म करते रहें, ठीक है। ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी।
और आगे देखें तो कंज्यूमर साइकोलॉजी जो इंसान, हम चीज़ें ख़रीदते हैं, हम कंज्यूमर है सारे, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करने की, कपड़े इस्तेमाल करने की, ठीक है, बच्चों के कार्टून बैग, जितने भी चीज़ें ना, कंज्यूमर साइकोलॉजी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। एडवर्टीज़मेंट जितने भी देखें, टीवी में स्टार आते हैं, औरतों की जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं वहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी लड़की उन्होंने इस्तेमाल की होती है। मर्दों के जो भी इस तरह के चीज़ें होती हैं वहाँ पे बड़ा हैंडसम सा लड़का उन्होंने इस्तेमाल किया होता है, ठीक है। वो क्या है कि उन लोगों को अभी शाहिद अफरीदी को जो है ना, बूम बूम लोग जो है शाहिद अफरीदी को लाइक करते हैं, बूम बूम को भी लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। बबल गम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कंज्यूमर साइकोलॉजी का ये काम हो गया, ओके। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाती है। आगे हमारा एक और भी एक है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है कि उससे पहले आता है कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजी है कि ये हम पढ़ चुके हैं, सॉरी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है कि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना, आपने देखो कितना क्राउड होता है, उसमें जो है ना परफॉर्म करना एक नॉर्मल इंसान के लिए कितना मुश्किल हो जाए। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं वो ना, प्रोफेशनल होते हैं, इनको बताया जाता है, ये उनको तरीके बताते हैं कैसे आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज रखेंगे, कैसे जो है ना अपना मोटिवेशन आपने आप रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी स्पोर्ट्स में नहीं ठीक होता, और बहुत डाउन भी आपका जो है ना मोटिवेशन ठीक नहीं होता, सही है। तो कैसे आपने मेंटेन रखना है अपने जो है ना मोटिवेशन को, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अच्छे मशवरे देते हैं, अपने उनकी थेरेपीज़ करते हैं स्पोर्ट्समैन की, और जो है टीम को जो है ना जितवाने की जो है ना हमेशा ये फेवर में होते हैं, ओके। फॉरेंसिक साइकोलॉजी की अगर बात करें तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी साइंस की साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर, ये जुडिशल सिस्टम में आप इस्तेमाल होती है, ठीक है। अदालतों में आपने देखा होगा कि जो जो ये होते हैं, मतलब जो भी होते हैं, मतलब कल्प्रिट्स बोल रहे हैं, या जो भी मुजरिम जो होते हैं, मुजरिम जब आते हैं तो उनको जो है ना थेरेपिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। उनसे जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब इस तरीके से बात करते हैं। वो जब उनकी साथ में हाथों की मूवमेंट वगैरह को देखते हैं कि ये बंदा जो है ना झूठ वगैरह तो नहीं बोल रहा, तो इस तरह जो है ना वो बता देते हैं कि ये बंदे ने जुर्म किया या नहीं किया, ठीक है। मतलब अदालतों की हेल्प करते हैं कि ये बंदे ने इंसाफ दिलाने में अदालत की हेल्प करते हैं। आगे ना हमारी बुक के अंदर देखा होगा कि आपने कुछ डिवीजन्स लिखी हुई हैं। 23rd डिवीज़न कौन सी है, 47 डिवीज़न कौन सी है, 43 डिवीज़न कौन सी है। APA डिवीज़न, APA मीन ए फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये इसका काम ये है कि आपकी जो है ना कुछ है ना, डिवीज़न का मतलब है कि जैसे एक किताब है, ठीक है, उसके अंदर चैप्टर्स बने हुए हैं। तो जो चैप्टर नंबर 3 है, वो 23 है, वो आपकी वुमेन साइकोलॉजी को जो है ना नॉमिनेट करता है। 47 जो है आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को जो है ना वो डील करता है, मतलब 47, ठीक है। डिवीज़न नंबर 47 आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को करती है, ठीक है। 43 आपकी ऐसी कंज्यूमर साइकोलॉजी को करती होगी। तो इस तरह आपकी बुक जो है कंप्लीट होती है। आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छा परफॉर्म करना है। और 2-3 मैं टिप्स बताऊँ आपको। फाइनल में आपने जो है ना पेपर उसके सॉफ्टवेयर में नहीं, जो है ना टाइपिंग जब करनी है ना, सॉफ्टवेयर पे ना करें उसके, मतलब जो एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर होता है ना, मैं एक तस्वीर बताता हूँ, दिखाता हूँ, शायद अब मेरे पास पड़ी हो। आपने वहाँ से क्वेश्चन कॉपी करने हैं और MS वर्ड में जाके जो है ना टाइपिंग करनी है। MS वर्ड के अंदर ये होता है कि आपको जब एरर, आप ग्रामेटिकल एरर जो है प्रोवाइड लिखते हैं ना, तो स्क्रीन डेड हो जाती है, मतलब उसका अंडरलाइन हो जाता है। आपने पेपर जो है किस में करना है, MS वर्ड में करना है, और पेपर टाइम ख़त्म होने से पहले क्वेश्चन को सेव लाजमी करना है। चाहे आपने एक भी वर्ड लिखा है ना, उसको सेव लाजमी करना है। सेव करेंगे तभी नंबर जो है मिलते हैं आपको। चाहे आपने